एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इसमें x और y है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनके कोफिशिएंट्स हैं। हम जो dy अपॉन dx लिखते हैं, ध्यान से सुनो, ये टॉपिक कैलकुलस का हिस्सा है जो इस साल तुम्हारे बोर्ड में 18 नंबर का है। हम जो dy बाई dx लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, y का डेरिवेटिव करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y x पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ चेंज कर दोगे डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करोगे कुछ और आएगा, t के रेस्पेक्ट में करोगे कुछ और आएगा। तो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि किसके रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं ना, x के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं डिपेंड। और किसका डेरिवेटिव कर रहा है, y का कर रहा है, इंडिपेंडेंट। और y क्या कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है x के ऊपर, तो ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो भी फंक्शन होगा ये डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में यही टर्म्स होंगे। डेफिनेशन तो तुमसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अब याद देखो, इसमें सबसे पहले हमें सीखना है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री निकालने से पहले कुछ बातों पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जानो पहले उसको, किस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। तो पहली बात, एवरी डिफरेंशियल टर्म हैविंग नेचुरल पावर। सबसे पहली बात तो इस पे ध्यान देना है कि जितने भी डिफरेंशियल टर्म्स होंगे, किसी का भी पावर रेशनल नहीं होना चाहिए, किसी का भी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखो, नेचुरल पावर है, इसका भी नेचुरल पावर है। अच्छा, हाँ बोलो। डिग्री से पहले ऑर्डर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव हम कर चुके हैं 11th में भी 12th में भी। सपोज कर लो कोई फंक्शन हमने लिखा y इज इक्वल टू 4x क्यूब। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, तो ये आएगा 12x स्क्वायर। अगर दोबारा इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx का, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, d अपॉन dx, यानी x के रेस्पेक्ट में, तब ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी इसका भी डेरिवेटिव करो तो 24x आ गया। तीसरी बार अगर कर दें तो बन जाएगा d3y अपॉन dx क्यूब, अब ये 24 हो जाएगा। तो किसी भी जनरल इक्वेशन को, ये जनरल इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है, किसी भी जनरल इक्वेशन को आप जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उसे ही हम ऑर्डर बोलते हैं। जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx बना तो ऑर्डर 1 हो गया। दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, d2y बाई dx बन गया dx स्क्वायर, तो ऑर्डर 2 हो गया। तीसरी बार कर दिया तो ऑर्डर 3 हो गया। तीसरी बार का ऑर्डर क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग ऑर्डर के डिफरेंशियल टर्म्स होंगे, लेकिन किसी भी डिफरेंशियल टर्म का पावर जो है रेशनल नहीं होना चाहिए। अगर पावर रेशनल है, आप ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। डिग्री तो कम से कम जरूर गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, इस बात को पहले मैं दिखा देता हूं। अब तुम्हें ये पता चल गया कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 2। दूसरी बात एक और सुन लो, डिग्री ऑलवेज टेकन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म।
हाईएस्ट ऑर्डर्ड टर्म। दूसरी बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है, डिग्री हम कहां से लेंगे? जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म होगा उसके पावर को डिग्री बोलेंगे। अब जैसे ये देखो, ये देख के बताओ कि कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया होगा? 2 बार। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अरे है ना यहाँ पे d2i/dx², ऑर्डर 2 हो गया। और यही हाईएस्ट ऑर्डर है। इसका जो पावर देख रहे हो 3, ये इसका डिग्री हो गया। डिग्री कितना हो गया? 3। अगर मान लो हम यहाँ पे 4 लगा देना तो भी 3 ही होगा डिग्री, इसका ऑर्डर हाईएस्ट है। वही लिखा हुआ है कि डिग्री ऑलवेज टेकन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म। डिग्री हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर टर्म से लोगे। तो पहले एक और एग्जांपल लेके इनको क्लियर कर लेते हैं दोनों पॉइंट को, फिर तीसरा पॉइंट बताऊंगा आपको। सपोज करो एक एग्जांपल लिया हमने, √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस dy/dx। और यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करो। बताओ तुम क्या बोलोगे? अगर तुमने जो बोल दिया कि ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है, वही पे गलत। कोई एक तो मतलब डिग्री तो गलत हो ही जाएगा। सर डिग्री 1 सबसे पहले रूट को हटाओगे, ये रेशनल रूट, रेशनल पावर हो जाएगा, 1/2 पावर में आ जाएगा। सबसे पहले रूट को हटाओगे, और रूट को हटाने के लिए क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इधर स्क्वायर हट कर दोगे तो रूट हट गया, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर आ गया, और इधर जब स्क्वायर करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, b मतलब dy/dx। अब देखो जहां से तुम ऑर्डर का ऑर्डर ले रहे थे वो तो टर्म ही कट गया, नहीं कट गया। तो अब बचा क्या? अब बचा तुम्हारे पास 2x dy/dx बचा, प्लस में x² बचा, और इसे ले जाओगे दूसरी तरफ तो माइनस का 1 बचा। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई ऑर्डर डिग्री तो आप यहां से बताओगे ना, यानी आप ये बोलोगे कि ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री कितना हो गया? डिग्री भी 1 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म का पावर 1 ही है, तो इसका ऑर्डर भी 1 हो गया, डिग्री भी 1 हो गया। अब तीसरी बात ध्यान से सुनोगे, बात नंबर 3, डिग्री लेते समय और क्या ध्यान रखना पड़ेगा? इफ e की पावर dy/dx, सुनो ध्यान से, sin dy/dx, cos dy/dx, tan dy/dx, log 1 प्लस dy/dx, dy/dx अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ जाए, लॉग के कंपोनेंट में आ जाए, एक्सपोनेंशियल के पावर में आ जाए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ जाए, इज इंक्लूडेड विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं शॉर्टकट में डी लिख सकता हूं। इफ this terms is included with the differential equation, then degree not defined, degree not defined। ऐसी कंडीशन में तुम हाथ खड़े कर दोगे, तुम बोलोगे भैया डिग्री नहीं बता सकते, हम डिग्री निकालना मुश्किल होगा, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? अब रीजन क्यों नहीं निकाल सकते, तो ये जितने टर्म्स आप देख रहे हो ये सारे इनफाइनाइट सीरीज बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि तुमने ये पढ़ा होगा, कई बार मैंने ही बताया, जैसे मान लो e की पावर x आ गया तो ये इनफाइनाइट सीरीज बनाता है। इसका मतलब होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ये इनफाइनाइट सीरीज इसी को तो बोलते हैं। अब सपोज करो कि तुम्हें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे ही ये भी इनफाइनाइट सीरीज बनाता है, ये भी इनफाइनाइट सीरीज बनाता है। अब सपोज करो कोई क्वेश्चन मिला तुम्हें
कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर में dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसका ऑर्डर डिग्री हमें बताना है, तो भाई ऑर्डर सीधे बोल देना 1, लेकिन डिग्री बोलना कि हम नहीं बता सकते, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसको इस फॉर्मूले से जब खोलोगे तो क्या लिखोगे, जहां जहां x है वहां पर dy बाई dx आ जाएगा, तो लिखोगे 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल इंटू dy बाई dx प्लस सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। 1/2 फैक्टोरियल इंटू dy बाई dx का होल क्यूब प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू dy बाई dx के पावर में होल स्क्वायर है, यहाँ पे यहाँ होल क्यूब आएगा, और ये क्रम इन्फिनिटी तक, और तब प्लस में एक्स स्क्वायर, और तब इज इक्वल टू में 2। अब तुम बताओ देख के कि इसका डिग्री कितना होगा। फिर 0 बोल रही है, यहाँ 3 है, थोड़ा आगे जाओगे 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4000, 5000, 4 लाख, 5 लाख, कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। यही कारण है कि हम डिग्री नहीं बता सकते। यानी इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हो गया 1, और डिग्री कितना हुआ, डिग्री नॉट डिफाइंड, नहीं बता सकते। तो कुछ समझ में आया? यस सर। ये 3 कंडीशन समझ में आ गया? फोटो खींच लो फटाफट। सर एग्जाम में भी रीजन देना है, डिग्री क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं देना। क्यों? एग्जाम में रीजन थोड़े देना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करके निकाल देना है। सर हाँ बोलो। आपकी वॉइस बहुत लो है। अरे मोबाइल से तो स्लो नहीं हो गया, देखो। यस सर। हमारी तरफ से बोलिए, जोर से बोलिए जरा। अच्छा जोर से बोलूं? जोर से बोलिए। मेरा आवाज तो वैसे ही ठीक ठाक है। 2 मिनट। चलो ठीक है, अब तेज बोलूंगा। अब आ रही सर है? एक बार सेकंड वाला बताना। सेकंड वाला ये बताया कि डिग्री जो होता है हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म का लिया जाता है। जैसे इसका ऑर्डर 1 था, इसका ऑर्डर 2 था, लेकिन डिग्री हमने लिया किसका, 2 वाले का लिया ना, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 हो गया। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी के पावर को डिग्री बोलोगे। फोटो तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, ग्रुप में डल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इनिशियल स्टेज में 2 पार्ट में बांटा गया। पहला सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका दूसरा पार्ट नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर सेपरेबल वेरिएबल का कोई पार्ट नहीं, नॉन सेपरेबल में 2 पार्ट बन जाएंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर लीनियर का कोई पार्ट नहीं, नॉन लीनियर में फिर 2 पार्ट बन जाएंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतने सारे पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सारी ना
सेपरेबल पढ़ना है, लीनियर पढ़ना है, नॉन लीनियर पढ़ना है, नहीं नॉन सेपरेबल का एक हिस्सा पढ़ना है और होमोजेनियस पढ़ना है। तो बचा क्या फिर? 3 पढ़ना है। नॉन लीनियर नहीं पढ़ना, नॉन होमोजेनियस नहीं पढ़ना। बाकी सब पढ़ना। सर नॉन में ही तो आता है। अब इसमें अभी जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा इतने सारे पार्ट नहीं पूछे जाएंगे, इसमें और भी पार्ट्स होते हैं। तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा लीनियर और नॉन लीनियर। हाँ बोलो। आपकी आवाज अभी भी स्लो है। आपका वो बंद है, आपकी आवाज़ कम है वॉल्यूम। उसके फोन में तो वॉल्यूम की दिक्कत हो सकती है। नहीं उसकी आवाज तो मेरे तक पहुंच रही है ठीक ठाक। उसके बच्चों मेरी आवाज कम आ रही है क्या? ठीक है। थोड़ी सी कम है मगर सही है, फिर भी वॉल्यूम कम है। हेडफोन लगा के काम हो जाएगा। तो लगाओ ना। चलो ठीक है, थोड़ा तेज बोलूंगा। तो लीनियर की पहचान कैसे करोगे? इनिशियल स्टेज पर अब सही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानोगे? देखो इसके पहचानने का जो बुक में तरीका दिया है वो तो उससे तो नहीं पहचान पाओगे। मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे आराम से पहचान जाओगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो पहली बात ऑर्डर ऑफ एवरी डिफरेंशियल टर्म मस्ट बी 1। ये पहली कंडीशन है। जितने भी डिफरेंशियल टर्म होंगे सबका पावर 1 होना चाहिए। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिफरेंशियल टर्म के साथ इनटू में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से लिखूंगा तो समझोगे नहीं, तो अपनी देसी भाषा में लिख देता हूं। y never comes with differential terms। तो पहला पॉइंट तो होता था नहीं। एक सेकंड रुक जाओ। डिफरेंशियल टर्म्स इन प्रोडक्ट फॉर्म, इन प्रोडक्ट फॉर्म। पहला मैंने इतना आराम से समझाया तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? बाहर जो बात कर रहा है उस पे। पहला मैं ये बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने डिफरेंशियल टर्म्स होंगे dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, d3y by dx क्यूब, सबका पावर 1 होना चाहिए। अरे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखा था एक जगह 4 पावर एक जगह 3 पावर? उसमें हर डिफरेंशियल टर्म के ऊपर 1 पावर होना चाहिए। डिग्री ना, हर डिफरेंशियल टर्म का पावर डिग्री नहीं होता है। हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म का जो पावर होता है वही डिग्री होता है। और y कभी भी डिफरेंशियल टर्म के साथ इनटू में नहीं दिखना चाहिए। यानी y इंटू dy by dx नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस हो सकता है। y इंटू d2 y नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस नहीं होगा तो इक्वेशन कहां से बनेगा? अरे मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हमने लिख दिया x क्यूब d3y अपॉन dx क्यूब माइनस 2x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy by dx माइनस 4 बराबर 0। 3 डिफरेंशियल टर्म है, dy by dx है, d2y by dx स्क्वायर है, d3y by dx क्यूब है। किसी का भी पावर 1 के अलावा कुछ दिख रहा है तेरे को? अरे इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी ये 2 जो दिख रहा है ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर है। हाँ। और ऑर्डर में भी हाईएस्ट ऑर्डर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर बेशक 3 है लेकिन प्रत्येक डिफरेंशियल टर्म का पावर 1 है कि नहीं है? पहला कंडीशन ये चेक करना है। अब मैं किसी पे भी होल स्क्वायर चढ़ा दूं या होल क्यूब चढ़ा दूं तो लीनियर नहीं होगा। पहला टेस्ट ही फेल हो गया। और दूसरा ये देखना है कि dy by dx है तो इंटू में y नहीं होना चाहिए। यहाँ इंटू में y है, यहाँ इंटू में y है, यहाँ इंटू में y है, x हो सकता है। अगर मान लो dx by dt है तो इंटू में क्या नहीं होना चाहिए? x नहीं होना चाहिए। ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। dt by dr है तो इंटू में t नहीं होना चाहिए। ये 2 चीजें देखनी होती है। अभी भी नहीं समझ में आया? सर कांस्टेंट के साथ y, हाँ कांस्टेंट के साथ 4y। हाँ हाँ उसमें हो सकता है आप 4y लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y डिफरेंशियल टर्म के साथ नहीं होना चाहिए। ओके सर समझ आ गया।
अरे ना समझ में आया अभी तक? समझ गया तो ये लीनियर का एग्जांपल है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें आया था इतना 2x dy बाई डी एक्स, तुम लोग को याद होना हो, मेरे को याद है, प्लस x माइनस 1 बराबर 0 आया था ना। देखो ये लीनियर का एग्जांपल, डिफरेंशियल टर्म का पावर 1 है और कहीं भी देखो इनटू में y दिखा है इसके साथ, यहाँ होता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इनके अलावा जो इनके टेस्ट में जो फेल हो गया वो नॉन लीनियर हो गया, इनके टेस्ट में जो फेल हो गया वो नॉन लीनियर हो गया ना। तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 3 चीजें पूछी जाएगी। कौन कौन सी 3 चीजें? जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑर्डर, डिग्री एंड टाइप ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन साइन dy बाई डी एक्स प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 1। हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है और टाइप बताना है। तो जब तुम्हें पता ऑर्डर, चलो तो सॉल्यूशन में तुम क्या लिखोगे? ऑर्डर तो चलो तुम्हारा हो गया कितना बताओ? सर 1 ऑर्डर 1 और डिग्री हाँ नॉट डिफाइन, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट सीरीज बनाता है। साइन एक्स का भी एक फार्मूला होता है, देखो साइन एक्स का फार्मूला होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। cos x का भी होता है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक कर्व बनाते हैं और कर्व का जो इक्वेशन होता है लगभग इनफाइनाइट सीरीज जैसा। तो भाई डिग्री भी तुमने मना कर दिया कि नॉट डिफाइन, डजंट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइन जो लिखना है। तो टाइप कौन सा होगा ये बता दो। लीनियर। ये अभागा सब अभी बताया कि ये क्यूब और 5, मान लो x की जगह पर dy बाई डी एक्स लिखेगा तो उसका होल क्यों हो गया? तो डिफरेंशियल टर्म का पावर 1 से ज्यादा नहीं हो गया, ये टेस्ट नहीं फेल हो गया। एक झापड़ में साइन का एंगल नहीं है dy बाई डी एक्स। जब इसको खोलेगी इस फार्मूले पे तो dy बाई डी एक्स का होल क्यों नहीं आएगा? होल 5 नहीं आएगा, होल 7 नहीं आएगा। और जब डिफरेंशियल टर्म का पावर 1 से अलग हो गया तो कहां से लीनियर हो गया? रे भागा सर। यस सर। गधा, यानी ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यही 2 नंबर का क्वेश्चन करके आओगे तुम। फोटो खींचो इसका। सेपरेबल और नॉन सेपरेबल का मतलब क्या है? अरे पढ़ोगे भाई, इतना बेचैन हो जाते तुम बे। एक ही क्लास में सारा सीख लोगे। अरे एक ही क्लास में सब सीख लोगे। अब बोलिए सर, अच्छा पहले जो बोल रहा था आवाज नहीं कर। आपने क्लिक कर देना, बंद हो गई थी। अच्छा अब फोटो खींच लिए। अबे धीरे धीरे सब के बारे में सीखोगे, बेचैन मत हो, थोड़ा बहुत काम कर पाओगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें हमें पढ़ना क्या है? 2 चीजें इसमें पढ़नी है। हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पढ़ना है हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं और इसमें सीखना है डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखना, एक पैराबोला हमने लिख दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हो गया जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन। और जब इसी से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे हो गया। हाँ जी बच्चों
जब इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो इस ये तो जनरल इक्वेशन है, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ये बनेगा 2 dy by dx इज इक्वल टू y। ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब ये बना कैसे, यही तो सिखाना मेरे को। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो तरीका होता है, ये कैसे बन गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, यही तो सीखोगे। और सॉल्यूशन में क्या होता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जैसे दे दिया dy अपॉन dx इनटू में x इज इक्वल टू y। ये क्या है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब हो गया कि ये बताना है कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा। वो कौन सा इक्वेशन था जिसको डिफरेंशिएट करने पे इतना बना होगा। अब ये कैसे पता करोगे, तो यहां हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। उसमें कुछ मसाले डालने पड़ते हैं, वही मसाले तुम्हें दे दूंगा, बस तुम भी बनाने लग जाओगे। और यहां हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, पहले सेपरेट करो, y को अलग x को अलग। कैसे सेपरेट करोगे, तो dx चला गया इधर और y नीचे आ गया, x उधर चला गया। तो ये कैसे बन जाएगा, dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x। यही बनेगा ना, सेपरेट हो गया। इंटीग्रेट कर दो। अब इसमें देखो इजीली सेपरेट हो गया, यही है सेपरेबल वेरिएबल। तो वो आगे पढ़ाएंगे अभी, लेकिन सारे इजीली सेपरेट थोड़े ना हो पाएंगे। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनको तुम सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, नॉन सेपरेबल वाले। उनको सेपरेट करने की विधि सीखनी है, क्योंकि जब तक सेपरेट नहीं होगा इंटीग्रेट नहीं होगा, और जब तक इंटीग्रेट नहीं होगा सॉल्व नहीं होगा। अब यहां देखो इंटीग्रेट हो गया, 1 अपॉन y का क्या होता है, log y, और 1 अपॉन x का log x, अब प्लस में c। हम चाहें तो log को एक साथ कर सकते हैं, हम चाहें तो c को भी गायब कर सकते हैं। कैसे, तो log y इज इक्वल टू log x तो हो ही गया, c को लिख दिया log c। ये तो भगवान जी है ना जी, ये जरूरत पड़ने पे log बन जाएगा, साइन बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा, जैसे लाइक टर्म्स हो वैसा बन जाएगा। रूप बदलने में माहिर है c। अब log ही क्यों बना, क्योंकि बाकी दोनों log थे, एक जाति के होंगे तभी तो एक साथ हो पाएंगे। प्रॉपर्टी लगाओ, log y इज इक्वल टू log a प्लस log b log a b होता है, यानी cx हो गया। हटा दो दोनों तरफ से log, तो y इज इक्वल टू क्या बच गया, cx। ये हमारा आंसर हो गया। इसका जनरल इक्वेशन ये है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो पूरी टॉपिक में, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें यही चीज सीखनी है। अब इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन भी आनी चाहिए और इंटीग्रेशन भी आनी चाहिए। ये अभी सिखाऊंगा, ये कैसे बना सिखाऊंगा, देख के नहीं समझ में आएगा। और ये भी सिखाऊंगा, ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया है। ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, जैसा कि मेरे को पता है, मेरे को बताया गया है कि सॉल्यूशन आ रहा है, फॉर्मेशन हटा दिया गया है। लेकिन हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, फॉर्मेशन भी सॉल्यूशन भी, क्योंकि फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक छोटा सा टॉपिक क्यों छोड़ा जाए, एक दो क्लास का। तो अब ये पूछ रहा था कि पहले सॉल्यूशन पढ़ाऊं या पहले फॉर्मेशन पढ़ाऊं। तो पहले हम सॉल्यूशन आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम पहले सॉल्यूशन वाला पार्ट ही शुरू करते हैं, उसके बाद फॉर्मेशन बताएंगे। तो ये डिफरेंशियल से ये जनरल बना था, जनरल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो फॉर्मेशन में जनरल से डिफरेंशियल बनाते हैं और सॉल्यूशन में डिफरेंशियल से जनरल बनाते हैं। और चलो अब ये सीखते हैं कि इसमें कितने अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे और कैसे नॉन सेपरेबल को सेपरेबल बनाएंगे। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है, सेपरेबल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तुम्हारे आरडी की 2 एक्सरसाइज इसी के ऊपर है, सेपरेबल के ऊपर। सेपरेबल की प्रैक्टिस का मतलब हो गया तुम्हारे इंटीग्रेशन का रिवीजन। तुमने इंटीग्रेशन में जो कुछ भी पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन, परफेक्ट स्क्वायर, पांचों फॉर्म, बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, उन सब का रिवीजन हो जाएगा।
इसका फोटो ले लिया जाए। आज तुम लोग वीडियो बना ही नहीं पाए। सर बन रहा है सर। ये तो बन उसमें साउंड होगा तो ये जितनी बात कर रहे हैं वो भी होगा। सर कोई नहीं, वो एडिटर है ना। म्यूट कर देंगे। अच्छा, फोटो ले लिए तो चलो फिर आज शुरू कर ही देते हैं। शुभ काम में देरी किस बात की। तो बच्चों हमें 4 चीजें पढ़नी है इसमें। सॉल्यूशन में 4 चीजें पढ़नी है। जो बात करेगा वो लात खाएगा। इसमें पहला क्या पढ़ना है, सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले सेपरेबल वेरिएबल SVDE। कौन इतना लंबा चौड़ा लिखता रहेगा, सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन पिछले फोटो में नाम जा चुका है। दूसरा हमें पढ़ना है नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं बोलना है ना तो बोलना नहीं चाहिए, वेरिएबल नहीं आएगा। तीसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हमें सीखना है। और चौथा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सिर्फ ऊपर वाले को छोड़ के इनमें से कोई भी सेपरेट नहीं होता, डायरेक्टली सेपरेट नहीं होता। इनके अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन रूल्स तुम तभी लगा पाओगे जब पहचानोगे। अगर मान लो तुम पहचान नहीं पाए, होमोजीनियस का अलग रूल है, लीनियर का अलग रूल है, नॉन सेपरेबल का अलग रूल है। तो अगर मान लो तुम पहचान ही नहीं पाए और तुमने होमोजीनियस का रूल नॉन सेपरेबल में लगा दिया तो थोड़े ना सॉल्व होगा। तो मेन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना। जो बच्चा पहचानने लग जाए उसके लिए तो खेल हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और बुक में जो पहचानने के तरीके दिए हुए हैं वो विदेशी भाषा में दिया है, तो जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। मैं अपने देसी भाषा में समझाऊंगा कि कैसे पहचानोगे। तो पहले हम शुरू करते हैं पहला पार्ट, सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहचानोगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई। पहचानने का तरीका तुम्हारा क्या होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो इसको पहचानने का तरीका होगा, देखो ईच फैक्टर कंसिस्ट बाई सिंगल वेरिएबल। देसी तरीका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक एक फैक्टर करो। जब फैक्टर कर दोगे, पॉसिबल फैक्टर कर दोगे, तो तुम देखोगे कि हर एक फैक्टर में एक ही वेरिएबल है। एक फैक्टर में अगर x है तो y नहीं है, और y है तो x नहीं है। ऐसा जब भी तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तुम आराम से सेपरेट कर सकते हो, और सेपरेट करने के बाद आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें मिल गया x + 1 dy/dx इज इक्वल टू y + 2। अब dy/dx के अलावा दो फैक्टर है, एक फैक्टर दो फैक्टर। इसमें देखो x के अलावा y नहीं है, और इसमें देखो y के अलावा x नहीं है। ये देसी उपचार बता रहा हूं। अगर अभी मैं x + y कर दूं तो ये सेपरेट नहीं होगा, तुम चाहे जितना जान लगा लो। अगर यहाँ पे y + 2x कर दूं, 2x² कर दूं, तो कुछ भी कर लोगे, x एक तरफ और y एक तरफ नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से पहचान करो। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो भाई जब पहचान लिया कि सेपरेबल है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सेपरेट करो और इंटीग्रेट कर दो। तो पहले सेपरेट करोगे, y को इधर लाओगे तो बन जाएगा dy/y + 2, और इन दोनों को ले जाओ दूसरी तरफ तो dx/, ये देखो हो गया सेपरेट। कितने बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि सेपरेट कैसे हो गया। तुम समझ रहे जी, सेपरेट समझ में आ रहा है। अब अगले स्टेप में इंटीग्रेट कर दो, फिर समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेट dy/y + 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx/x + 1 हो जाएगा आंसर। अब बताओ इसका इंटीग्रेट क्या होगा, log y + 2, और इसका क्या होगा, संजोग सही है।
कि y के साथ या x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, नहीं तो तुम भूल जाते कि उसको भी नीचे लगाना होता है। लेकिन नहीं भूलते। नहीं भूलते, फिर तो ठीक है। तो ये अब इसमें हम लॉग को हटा देंगे क्योंकि c को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म के बेस को खत्म करना पड़ता है। तो अब लॉग को हटाने के लिए फिर भगवान जी अपना रूप चेंज करेंगे, लॉग y प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 और ये लॉग c का भाई विवेक, और लॉग y प्लस 2, तू घूर क्यों रहा है, तेरे को गुस्सा आ रहा है। लॉग a प्लस लॉग b हो गया लॉग ए बी c इंटू एक्स प्लस 1। घूरे मत करो भाई, डर लगता है। तो बच्चे से लड़ाई कर रहा है। लॉग लॉग हटा दो तो क्या मिल गया, y प्लस 2 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1। ये आंसर हो गया तुम्हारा। सर अगर c x plus 1 को खा जाए तो? हाँ, x प्लस 1 को नहीं खा पाएगा, अलग अलग करोगे तो 1 को जरूर खा जाएगा। जब हाँ बोलो। अच्छा हाँ ठीक है। लॉग का तो मोड में होता है ना? हाँ तेज बोलो। y प्लस 2 सर, ये y प्लस 2 और c x प्लस 1 ये तो मोड में होंगे ना सर, प्लस अरे- माइनस नहीं होंगे? अरे मोड लगाओ या ना लगाओ उससे नंबर नहीं कटेंगे। ये मोड तो हमने इसलिए लगा दिया कि लॉग का जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो लॉग के लिए आप ब्रैकेट लगा दोगे तो भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। ध्यान दो यहाँ, कभी कभी c की वैल्यू को निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है। अच्छा यहाँ देखो, c अभी और कमाल कर सकता है। कैसे, y प्लस 2 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी हो गया। अब ये c इस 2 को भी खा गया तो बच गया y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी बच गया खाली। अरे c प्लस 2 बराबर c होता है भाई, c इंडिपेंडेंट कांस्टेंट को खा जाता है। अब अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो, इधर देख कि y0 इज इक्वल टू 5 तो ऐसा लिखा होने का मतलब ये हो गया कि अब तुम्हारे आंसर में ये c नहीं दिखना चाहिए। अब तुम्हारे आंसर में ये c नहीं दिखना चाहिए। y1 इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। कैसे नहीं दिखेगा, तो y1 इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया when x बराबर 1 y बराबर 5, ये मतलब। तो अब इसमें x को 1 और y को 5 डालो, y को 5 डालोगे तो ये 5 हो गया, x को 1 डालोगे तो c हो गया, प्लस में c हो गया, यानी 2c बराबर 5 हो गया। तो c तो 5/2 हो गया ना जी। सर ये तो सी कैसे से जुड़ेंगे होता भी है? आपस में, है? सी से जुड़ेंगे आपस में। हाँ तो क्यों नहीं जुड़ेगा, देख खा सकते हैं तो अरे सी- वैल्यू डालने के बाद तो इक्वेशन बन गया हो। अच्छा वैल्यू डालने से पहले c प्लस सी होगा तो c लिख दो। जब इसमें तुमने xy की वैल्यू डाल दी तो अब ये इक्वेशन बन गया, अब ये नहीं खाएगा, अब c प्लस सी 2c होगा। सर हाँ x1 कैसे आया? अरे इसका मीनिंग बताया, तुम यहाँ ध्यान क्यों नहीं रखते। नहीं तो इसका मतलब होता है कि x बराबर 1 y बराबर 5। इसका मतलब होता है। हाँ जैसे fx लिखते हैं वैसे y के yx है, ठीक है। fx की तरह yx, x 1 और y 5। एक बार में नहीं समझेंगे। अब ये c की वैल्यू कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे। रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन इज क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c को लिख दिया 5/2 इंटू एक्स प्लस 5/2। बढ़िया नहीं लग रहा है, 2 को हटा दो यहाँ से, या इसको लिखोगे 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 5। तो ये जो हमने c निकाल दिया तो इसको हम बोल देंगे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, यहां तक ये जनरल सॉल्यूशन था। जब c की वैल्यू निकाल दोगे तो क्या बोलोगे, जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि c की वैल्यू चेंज होगी, अलग अलग लाइनें बनेंगी। और ये तो पर्टिकुलर हो गया ना, ये फिक्स हो गया। अब ये लाइन इकलौता यूनिक हो गया, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में भाई। डिपेंड करेगा c के ऊपर। c तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। c जब अलग अलग 1 डालोगे कुछ और लाइन बनेगा, 2 डालोगे कुछ और बनेगा, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, सबके लिए हो गया। सर अगर ऊपर ही डाल देते हैं? कहीं भी डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर है।
तो भाई तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो क्या? मैंने क्या क्या समझाया इसमें? जी सर। मैंने सेपरेबल वेरिएबल को पहचानने का तरीका समझाया, इसमें पहचान करके दिखाया। हाँ बोलो। देना सर, हैं? आइडेंटिफाई करने का तरीका एक बार फिर से बता दो। अरे आइडेंटिटी मैंने कहा ना कि dy बाई dx को छोड़ के जितने फैक्टर्स होंगे, शांत, dy बाई dx को छोड़ के जितने फैक्टर्स होंगे एक वेरिएबल से बने होंगे। अरे इसमें एक ही वेरिएबल तो है, खाली x है, और इसमें y है खाली। वैसे जब तुम 2 4 5 क्वेश्चन कर लोगे तो देखते पता चल जाएगा कि ये सेपरेबल वेरिएबल है। चलो ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ट्राई करके देखो कॉपी ला कि तुमसे कुछ होता है कि नहीं होता है। चिंटू कॉपी सॉल्व x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 एंड y0 इज इक्वल टू 1। y0 इज इक्वल टू 1। फटाफट सॉल्व करो इसको। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? ये क्या मतलब खेल चल रहा है? फटाफट सॉल्व करो इसको। तो देख के कर रहा तुम अपना कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो कर ले। मेरा पेन है मैंने हाँ तो पर्याप्त समय तुम्हें दे दिया जितना देना चाहिए। अब तुम यहाँ देखो, इससे ज्यादा समय देना उचित नहीं है। सर सी पाइवट करा रहे हैं। अबे देखना यहाँ देखो सॉल्यूशन, अभी देखते हैं। ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। साफ दिख रहा है कि सेपरेबल है? सेपरेट करो। डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स एक तरफ, वाई एक तरफ, इंटीग्रेट कर दो। डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेट और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेट। तो भाई ये तो बेसिक फार्मूला है। अरे तो tan इनवर्स y का फार्मूला है, और ये tan इनवर्स x का फार्मूला है। अब प्लस में c लगाओगे। अब फिर c को छोड़ के लाइक टर्म्स आ गए, tan इनवर्स tan इनवर्स, तो फिर c को भी गायब करेंगे। और इसको गायब करने के लिए पहले थोड़ा और छोटा करो। c को क्या लिखोगे? tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू लिख दोगे tan इनवर्स c। अब ये फार्मूला तुमने पढ़ा नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में? सर tan इनवर्स y, एक ही तरफ सी होगा। हाँ एक ही तरफ होगा, तो राइट साइड में खाली होगा। अब tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy, और इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स c। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स कट गया। अब क्या बच गया? y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू निकालो ना। अब ये जो y0 इज इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब क्या होगा? x को 0 पुट करो और y को 1 पुट करो। जब x को 0 और y को 1 पुट करोगे तो क्या होगा? y को 1 पुट कर दो, x को 0, नीचे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू c, यानी c का वैल्यू तो 1 आ गया। c 1 आ गया। अब c की वैल्यू 1 डाल दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। और इसको और खूबसूरत अगर बनाना है आंसर को, तो y माइनस एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, और सबको एक तरफ लाओगे तो क्या बनेगा? इन्हीं को उठा के ले जाओ उधर, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनमें से y कॉमन कर दो तो x माइनस 1 हो गया और प्लस हो गया x प्लस 1 बराबर 0। तो y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस का x प्लस 1 और नीचे x माइनस 1। और अगर नीचे से माइनस कॉमन करके काट दें तो इस आंसर की खूबसूरती का कोई बात ही नहीं।
y इज इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो कितना खूबसूरत आंसर है। आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन मैं खूबसूरती की बात कर रहा था। यहाँ छोड़ दोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन ये आंसर ज्यादा बेहतर खूबसूरत है। सुंदर दिख सर अगर पहले डाल देंगे तो 5/4 आ रहा है। तो यहाँ डालोगे तो 5/4 आएगा, हाँ फिर 10 5/4 1 हो ही जाएगा। सर हाँ बोलो। जैसे 10x को आपने लेफ्ट साइड में लिया ना सर, राइट साइड में भी लेके कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, तब भी सी का वैल्यू 1 ही आएगा। सर ये जो इक्वेशन आपने बनाई है ना सर, ये डायरेक्टली आ जा रही है, ये जो लास्ट में आपने बनाई है। हाँ हाँ ठीक है, उससे भी कर सकते हो। अब देखो आज इससे ज्यादा तो पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत टाइम हो गया, लेकिन जो काम दूंगा वो इसका काम अभी नहीं दूंगा, अभी और सिखाने के बाद तब इसका काम दूंगा। फिलहाल तुम्हें आरडी उठानी है घर पे, और पहली एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की, मेरे को लग रहा है 23वां चैप्टर है, 23.1 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। 23 नहीं होगा, 22 होगा। नई बुक में 22, पुरानी बुक में 23। इसमें 25 क्वेश्चन है और सबके खाली ऑर्डर डिग्री लिखना है। तो 10 मिनट का काम है, इसको करके और तब मेरे साथ जुड़ रहे हो। फोटो खींचो।